राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आपका सीटेट का पेपर बहुत पास आने वाला है, तो इसके लिए आपका ईवीएस की जो क्लास है वो मैं आज लेके आया हूँ। अगर आप दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा सेट चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो क्लास बना दूंगा। तो यहाँ पे जो है देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन का सही क्रम क्या है। दिल्ली के बाद जो जो रेलवे स्टेशन पड़ेंगे वो आपको बताने होंगे। क्या है, ए है ऑप्शन आपका भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। फिर है नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो बी तो आपका सही होगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपकी बात करूं तो भोपाल ही पड़ेगा, उसके बाद नागपुर पड़ेगा, उसके बाद आप साउथ में चले जाओगे तो विजयवाड़ा, चेन्नई, फिर तिरुवनंतपुरम पड़ता है। चलिए, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा और तिरुवनंतपुरम। ग्वालियर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है। तो आप दिल्ली से जब जाओगे तो सबसे पहले पढ़ने वाला है आपका ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका ए हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। सबसे पहला कदम, आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। सबसे पहला जो होगा, आप इमारत के बाहर चले जाओ। जब भी भूकंप आए दोस्तों, कभी किसी के पेड़ या बिल्डिंग के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। हाँ, क्योंकि चलिए ये भी आपका ठीक है, क्योंकि आप उसके नीचे जाएंगे तो कुछ भी अगर गिरेगा तो आप उससे कवर रहेंगे, आपको चोट नहीं लगेगी। सी आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, और जब भी भूकंप आए आप खुले में जाइए। पेड़ के नीचे मत खड़े होइए, बिल्डिंग के नीचे मत खड़े होइए, बिल्डिंग से बाहर चले जाइए। हमेशा खुले में जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंग जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। मधुबनी, वर्ली, कलमकारी, फुलकारी। ये दोस्तों मैं पहले भी आपको ये प्रश्न करवा चुका हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका कलमकारी। सी आपका सही उत्तर है। कलमकारी कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंग जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित हैं, तभी तो आप बता पाओगे। तो इडली, चटनी, चावल, सांभर, रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा, सांभर, बांस की रसेदार सब्जी, मछली करी, शोरबा और है टेपियोका, चावल, मछली करी, शोरबा। तो दोस्तों वो आपका बी सही है, रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं, ये बात आपको पता होगा। नीरज चोपड़ा ने जो है 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता, तब से इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है। पुनःचक्रण, लघु चरण, पुनः प्रयोग में लाना और उत्तोकरण। तो जो है रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, तो हिमालय क्या कर रही है, पुनः प्रयोग में लाना कर रही है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है। धान, गेहूं, जई, ओट। ठीक है दोस्तों, फिर है आपका गन्ना, आलू, पत्ता गोभी और आलू, गुलाब और गन्ना, और है आपका गेहूं, गन्ना और चावल। तो पौधों के अंश द्वारा जो जमता है वो है आपका आलू, गुलाब और गन्ना, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधे
के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, पालक, अदरक, गन्ना, गाजर। सी है गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल, और है पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है। सी है गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी के अभिभावक माता पिता हैं और बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है। ए और डी के बीच क्या संबंध है? तो आपका होगा डी ए की पुत्र वधू है ये आप, और डी ए के सास ससुर हैं, और डी ए की माँ है, और डी ए की बेटी है। तो सही उत्तर होगा डी ए की पुत्र वधू है। देखिए, स्त्री का प्रतीक चिन्ह ओ, पुरुष का प्रतीक चिन्ह ट्रायंगल, पति पत्नी का प्रतीक चिन्ह इक्वल टू, और पीढ़ी अंतराल चिन्ह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका फैलाव छितराव अधिकांशत पशुओं द्वारा होता है? सूरजमुखी, आक, आम और नारियल। तो जो सी आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों आम। निम्नलिखित में से किसका फैलाव छितराव अधिकांशत पशुओं द्वारा होता है? आम द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। मोर, तोता, कबूतर, तोता, कौआ, उल्लू, उल्लू, बाज, चील, कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो सी आपका सही उत्तर है उल्लू, बाज, चील। उल्लू, बाज, चील यह सभी पक्षी जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे के समानता रखते हैं, यह तीनों मांसभक्षी चिड़ियों के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ, पोंगल, दिवाली, ईद और गुड़ी पाड़वा, नवरात्रा और गुरु पूरब। तो दोस्तों जो फसलों की कटाई की जो त्यौहार हैं उनका चयन अगर हम करें तो इसमें जो है वो आपका आता है ए आपका देखिए सही उत्तर है। बिहू असम में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में, मकर संक्रांति उत्तर भारत में और लोहड़ी पंजाब में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा, मुंबई, ऊटी, पुणे, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी और महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। डी है आपका महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं तो आप महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी का चयन करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सही है? रोस्ट्री, गुलाब वृक्ष, करेला, बेल लता, गुलाब जड़ी बूटी और है आपका करेला झाड़ी। तो आपका बिटर ग्राउंड, करेला क्रीपर, करेला बेल, करेला की जो है बेल होती है दोस्तों। तो आपका ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? गाय, भैंस और भेड़ का ह्यूमन बीइंग मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली और बकरी। तो जो सबसे निकटतम संबंधी है वो है दोस्तों आपका, यहाँ पे आइए देखते हैं डी बकरी। बकरी ऐसा दुधारू जानवर है जो गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी, क्योंकि यह सभी पालतू जानवर हैं और इनकी समानता लगभग एक जैसी है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो सी जो है वो सही उत्तर है, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं।
यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे कौन से पक्षी या जानवर हैं और ये किस जगह है। हेमिस नेशनल पार्क भारत में सबसे बड़ा है। बर्फीला तेंदुआ जम्मू और कश्मीर में है ये दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे मिलता है, ये असम में है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य पक्षी विहार श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। अवलोकन, जांच सूची, लिखित प्रश्न और नियत कार्य। तो ये जो है रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। इसका उपयोग किसी भी स्थिति, विचार या वस्तु में छात्रों के दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। मध्य मापन बिंदु प्राप्त करने के लिए हमेशा विषय संख्या बिंदुओं जैसे 3 बिंदु रेटिंग स्केल या 5 बिंदु रेटिंग तैयार किया जाता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग के रूप में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानी है। तो पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक का व्याख्यान और शिक्षक द्वारा प्रदर्शन और किस्से कहानियाँ। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और डी हो जाएगा किस्से कहानियाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है। क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण और वर्णन उपख्यानात्मक अभिलेख और है पोर्टफोलियो। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्र को मदद मिलेगी। मौज मस्ती करने और भारी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20। आपको पता होना चाहिए कि आपके 30 प्रश्न ईवीएस के आते हैं, फिर आपके हिंदी के 30 होंगे, इंग्लिश के 30 होंगे और आपके जो है इससे पहले मैथ के 30 थे, उससे पहले सीडीपी के 30 थे। तो आपके 30 प्रश्न आते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 की अगर बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं है। चलिए, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य है देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, छात्रों को विभिन्न व्यंजनों आजमाने के लिए प्रेरित करना, देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना और है हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और डी हो जाएगा, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने को कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना है। आपका राज्य देखिए और कौन से राज्य के प्रमुख भोजन हैं, यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है। अगर आपके पेपर में कोई और प्रश्न बनता है इसके अलावा इसी से संबंधित तो आप उसको भी कर सकते हैं, ये मैं साथ ही साथ आपको करा रहा हूँ। जैसे राजस्थान केर संगरी, आंध्र प्रदेश इडली वड़ा डोसा और सांभर, असम चावल बांस के अंकुर और पाई के पीला, केरल टेपियोका और नारियल, गोवा नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली, जम्मू कश्मीर सरसों के तेल में पकाई गई मछली, बिहार लिट्टी चोखा और पंजाब छोले भटूरे कुलचे। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, बी है प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए, भविष्य के कैरियर विकल्पों में शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो सी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? एकीकृत, प्रक्रिया, निरंकुश और वैचारिक धारणात्मक। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है आपका निरंकुश दोस्तों, आपका सही उत्तर है, सी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, एकीकृत विधि और पोस्टर बनाना विधि। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी हो जाएगा एकीकृत विधि, इंटीग्रेटेड मेथड दोस्तों, आपका एकदम सही उत्तर है। दोस्तों आपको कुछ दिनों में आपको आरओ के लिए मैं पीवाईक्यू कराने लगूंगा, क्योंकि मेरा खुद एग्ज़ाम है तो मैं उसके लिए आपको एग्ज़ाम कराऊंगा आरओ के लिए पीवाईक्यू। ईवीएस के अधिगम में एकीकृत विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा। एकीकृत विधि में जहां शिक्षार्थी नए ज्ञान और अनुभवों का समर्थन करने के लिए पूर्व ज्ञान और अनुभवों के एक साथ लाता है। ऐसा करने से शिक्षार्थी अपने कौशलों को आकर्षित करते हैं और उन्हें अधिक जटिल स्तर पर नए अनुभवों पर लागू करते हैं। चलिए पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, विद्यालय दर्शन पर, बच्चों की ज़रूरतों पर। तो आपका सही विकल्प चुनें, सही है। कोड दिए हुए हैं यहाँ पे ABD, ABC, BCD और ABCD। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और ए हो जाएगा ABD। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, संसाधनों की उपलब्धता पर और बच्चों की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। विद्यालय दर्शन पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर नहीं करता, इसलिए कथन ABD सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ: कहानी विधि, खेल विधि, परियोजना विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि और 7th है प्रेक्षण विधि। तो दोस्तों यहाँ से है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? ए है चार्ट, प्रोजेक्टर, स्थानीय संसाधन और शिक्षक ज्ञान। तो दोस्तों जो सी उत्तर होगा वो आपका सही है, सी है स्थानीय संसाधन, आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, NCERT EVS पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया। यह इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना है, विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना है और है विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना है। और डी है दोस्तों आपका वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है। NCERT EVS पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया। यह इसलिए क्योंकि वास्तविक अनुभवों के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल के विकसित करना है। रेलवे टिकट का नमूना दिखाने से विद्यार्थी में अधिगम के प्रति रुचि बढ़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, EVS के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? अच्छी याददाश्त, पहचानना, करके सीखने की प्रवृत्ति और रटना। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, करके सीखने की प्रवृत्ति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग कहानी वाचन एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है? यह पाठ को विद्यार्थी के लिए रोचक बनाती है, यह विद्यार्थी में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, यह विद्यार्थी में सुनने का कौशल विकसित करने में मदद करती है, विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। डी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक कक्षा 5 के
शिक्षार्थी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ाकर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थी से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। बैलों की उपयोगिता पर, बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए पर, भारी बोझ ढोने में, पशुओं के शोषण पर, और दोनों बैलों की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए पर। तो सी है भारी बोझ ढोने में, पशुओं के शोषण पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक है बच्चों को क्या पता है उसका, बच्चों की याद करने की क्षमता का, बच्चे क्या जानते हैं इसका, और शिक्षक की सक्षमता का। तो सी सही उत्तर है, बच्चे क्या जानते हैं क्षमता का। इसके बाद दोस्तों आपके हिंदी की क्लास में आपको कराऊंगा। यहाँ मैंने आपके ईवीएस के सारे प्रश्न करा दिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।